लोगों ने जो है उसको पढ़ा भी है, उसका एक्सपेरिमेंट भी हमारे कोर्स में है। महक, आपका हैंड जो है अभी भी रेज है, उठा हुआ है, उसको लोअर कर लो आप। उसी पर दोबारा क्लिक करोगी तो वो लोअर हो जाएगा। गुड। तो आइए हम आपको जो है ले चलते हैं न्यूटन रिंग में। आपको पता है कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का है। एंड व्हेन वी डील विद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो हम पढ़ते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है। इट इज अ जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो, किसी का माइक्रोफोन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, किसी एक का माइक्रोफोन ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। माइक्रोफोन अपना ऑफ कर देंगे तो मेरी आवाज संभवतः आपको साफ साफ सुनाई पड़ेगी। चलिए, गुड। सभी का माइक्रोफोन इसमें ऑफ है। काफी नियम कायदे कानून हम लोग सीख लिए हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। मैं इसके लिए एक आपको फाइल शेयर करता हूं और फिर हम लोग आगे इसमें, चलिए पहले व्हाइट स्क्रीन शेयर करते हैं, देखते हैं फिर आप लोग। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, मेरे ख्याल से इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। गुड। जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, तो हमने आपसे बताया है कि इंटरफेरेंस में 5 कंडीशन मेन होते हैं। देयर आर 5 कंडीशंस, 5 कंडीशंस, है ना। और ये पांचों कंडीशन कौन कौन से होते हैं? कि एक तो है कि 2 लाइट सोर्स हमारे पास होने चाहिए। वी शुड हैव 2 लाइट बीम्स, 2 लाइट बीम्स होनी चाहिए। अब ये 2 लाइट बीम जो है, इनके कुछ कंडीशन है। कैसे हैं कि एक तो है कि ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चले, तो हम कहते हैं कि सेम डायरेक्शन। दूसरा क्या है कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि इनका जो है सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए। और चौथी बात है कि सेम फेज होना चाहिए, फेज। और पांचवा है कि सेम पोलराइजेशन में होना चाहिए। अगर ये लाइट पोलराइज्ड है तो ये जो हमने 5 कंडीशन लिखे हैं, इन सबके पहले सेम है, मतलब एक जैसा। अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन द 2 लाइट बीम्स कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स, रिमेंबर सेम सोर्स है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड सेम source. Same source. If 2 different sources are there, suppose we are having 2 bulb, 2 candles, any 2 source, those who are independent, if you are having 2 sources, they can never interfere. So remember it. As you know that in your examination, MCQ questions are there, multiple choice के हैं, तो उसमें ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कि क्या 2 कैंडल्स जला दिया जाए तो उनसे इंटरफेरेंस होगा? क्या आंसर इज नो। क्या 2 बल्ब जो सेम इंटेंसिटी से जल रहे हैं, एक ही कलर के हैं, क्या एक ही दिशा में प्रकाश को फेंक रहे हैं, क्या उनसे इंटरफेरेंस होगा? नो, कभी नहीं। इसके बारे में आप लोग डिटेल में पीछे पढ़े हैं, मैं उन डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये 5 कंडीशन जो है ये आपको याद रखना है। सेम डायरेक्शन, एक दिशा में चलने वाली 2 लाइट या 2 से अधिक लाइट होनी चाहिए, एक ही एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए, एक ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए,
एक ही फेज होना चाहिए और एक ही पोलराइजेशन होना चाहिए। ये 5 सेम कंडीशंस याद रखिए। अब अगली बात, अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का संबंध किससे होता है? वेवलेंथ से। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद होगा कि हम लोग ऐसे को बोलते हैं कि अगर सेम वेवलेंथ है तो हम बोल, और वेवलेंथ का संबंध किससे है? इसका संबंध है कलर से। तो अगर सेम वेवलेंथ है तो हम बोलेंगे इसको एक ही वेवलेंथ, मतलब हो गया ये मोनोक्रोमेटिक हो गया। तो एक कंडीशन सेम फ्रीक्वेंसी या सेम कलर से आ गया मोनोक्रोमेटिक होने का। और दूसरा कंडीशन हम यहां से ले लेते हैं कि ये अगर फेज सेम है तो हम यहां से कंडीशन लेते हैं कोहेरेंट की कंडीशन है। तो इन्हीं 5 कंडीशन में से 2 चीजें निकल के आती हैं। एक निकल के आती है यहां पर, जो कि है यहां पर मोनोक्रोमेटिक की, और दूसरी निकल के आती है यहां पर जो कि कोहेरेंट की। ये 2 कंडीशंस हमको याद रखना है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कहने का कि मान लो कि अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, थोड़ा बहुत 1-8 डिग्री के फर्क पर भी है, तो भी इंटरफेरेंस होगा। अगर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है, नियरली इक्वल है, तो भी होगा। लेकिन अगर कलर इक्वल नहीं है दोनों का तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर उनमें फेज डिफरेंस होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर पोलराइजेशन की बात करें और एक पोलराइज्ड है तो दूसरी भी पोलराइज्ड होगी। तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन ये जो 2 कंडीशन मैंने बताया आपको, एक आपको हो गया कलर का और दूसरा हो गया उसके फेज का, ये दोनों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर कोई इंटरफेरेंस संभव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े इससे। अब हम लोग आते हैं कि न्यूटन रिंग में हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। तो लेट अस से एक हम आपको दूसरी चीज शेयर करते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब आप इसको देखिए। आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं? हाँ महक, आपको स्क्रीन दिख रही है हमारी? यस सर। गुड। मैंने आपको अनम्यूट इसलिए किया है कि कभी जरूरत पड़े तो मुझे रिएक्शन पता चल सके। हाँ, आपको ये पता चल गया कि 5 कंडीशन जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस कौन कौन सी हैं? महक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता चला कि 5 कंडीशंस में से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सर आपकी आवाज फंस रही थोड़ी थोड़ी। पूरी फंस रही है, कभी कभी फंस रही है? तो थोड़ी थोड़ी कट रही है आपकी आवाज। पूछ रहे हैं कि जो 5 कंडीशंस हैं, इन 5 कंडीशंस में से सबसे इंपॉर्टेंट 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सर मोनोक्रोमैटिक। हाँ बताओ बताओ। सर चलो, मोनोक्रोमैटिक है। हाँ, कोहेरेंट। कोहेरेंट, गुड। ये 2 कंडीशंस ऐसी और हैं, सेम फ्रीक्वेंसी। गुड। 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिसके बगैर इंटरफेरेंस नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब आप माइक्रोफोन अपना ऑफ कर लीजिए। हाँ, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। जब मैं कुछ पूछूं तो बताने के लिए आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके बता सकते हैं। चलिए, अब आपको मेरी, आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है? हाँ ठीक। तो आइए अब हम आपको एक दूसरा इसमें, हाँ अफजल बताओ। अफजल क्या बात है, बताओ।
कुछ नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि आ रहा है। हाँ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं और न्यूटन्स रिंग जो कि अपना है, आपको पता है कि व्हाट इज न्यूटन्स रिंग? न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस formed in reflected light. So please try to understand. Reflected light में it is very useful to understand phenomena of interference. हम लोग इससे समझ पाते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है। एंड यूजिंग दिस मेथड 2-3 काम बहुत आसानी से होते हैं। वो हैं we can determine wavelength of monochromatic light and refractive index of liquid can be determined very easily. ये दो चीजें हम लोग को पढ़ना है। आइए, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा इसका, और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ फिगर। ये फिगर आपने देखा होगा, ठीक है ना, आपने ये सब फिगर देखा होगा। तो ये जो फिगर, हाँ, ये जो फिगर आपने देखा है, इसमें आप देख रहे हैं अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट सर्किल्स आर इन व्यू। दिस सर्किल्स जो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जो एक ही सेंटर से ड्रॉ किए गए हों, ऐसे सर्किल्स को हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स। ये न्यूटन्स रिंग जो होती है कंसेंट्रिक सर्किल्स होती हैं। तो न्यूटन्स रिंग आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन, देखो किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ कर दो उसको। जस्ट मिनट, मैं पहले अपना वीडियो ऑफ करूं ताकि थोड़ी आवाज क्लियर हो। चलिए अब देखिए, इसमें गुड, यहां देखिए कि जो न्यूटन्स रिंग है, ये इंटरफेरेंस होता है इसमें बिटवीन लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म। यू कैन सी कि यहाँ पर एक हमने फिगर बना रखा है, ये दिस वन, और ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं वन बीम इज कमिंग फ्रॉम हियर। ये देखिए यहाँ पर हमारा लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट आ रही है यहाँ पर, और यहाँ जो है लेंस के और ग्लास के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो गया है। ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है ये वाला, यही यहाँ पे एयर फिल्म है। जो लाइट आ रही है, ये लाइट देखिए दो जगह से रिफ्लेक्ट होगी। एक जगह कौन सी है? इसमें जो फिल्म है उसके ऊपरी सरफेस से, मतलब कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है एक तो यहाँ से, दिस वन, ये जब लाइट आएगी तो यहाँ से आने के बाद ये मुड़ जाएगी इस तरफ को, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो अपर सरफेस ऑफ द फिल्म से, और दूसरा जो और आगे जाएगी वो फिर लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, एक हो गया ये अपर सरफेस और दूसरा हो गया ये लोअर सरफेस। इन दोनों से जो लाइट जाएगी रिफ्लेक्ट होके, वो लाइट नंबर 1 हो गई और लाइट नंबर 2 हो गई। ये दोनों लाइट जब आगे चल के मिलेंगी, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगी, देन दे विल क्रिएट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और इसी के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर is placed with its convex surface in contact with the plane glass plate POQ, then thin film is formed. यहाँ पर thin film यहाँ पे बन रही है, and the thickness of the air film is 0. You can say कि here at the point of contact the thickness of the film is 0 and gradually increases as we go onward. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे देखिए फिल्म की, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाउ यू कैन से, यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो, देखो एक ये हमारा ग्लास प्लेट था और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे है, और अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ऐसे, तो इधर भी, तो ये देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फिल्म की जो थिकनेस है वो 0 है, और ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जा रही, तो ये वेज शेप्ड फिल्म यहाँ पे बन गया। लाइट इधर से आएगी, एक ऊपरी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये वाली, और यहाँ से जो लाइट अंदर आएगी वो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यही दो लाइट हमको यहाँ मिलेंगी, माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, और यहाँ पे इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस बनेंगी। तो व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू फॉल नॉर्मली ऑन दिस फिल्म,
it is reflected back from upper and lower surface of the film. Beam 1 and beam 2, ये जो यहाँ पे दिखाया गया beam 1 और beam 2 superimpose over each other, and the system of alternate bright and dark concentric rings is formed in air film, and they are called Newton's ring. आप देख सकते हैं कि ये सब concentric circles की rings हैं. आगे चलते हैं हम लोग. चलिए, चलिए आगे आते हैं. आप देखिए यहाँ पर अगर हमको निकालना हो एक्सप्रेशन, तो आपने निकाला होगा पहले भी इसको, और मैं दोबारा थोड़ा सा क्विकली इसको आपको रिवाइज करवा दूं कि एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा लिया हुआ है, देखिए सॉरी, ये यहाँ पर हमने जो लिया है, ये हमारा देखिए है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दिस वन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. अब ये जो जितने भी लेंस बनाए जाते हैं, एज यू नो कि वो हमेशा किसी स्फीयर के पार्ट होते हैं. तो अगर हम इसको एक स्फेरिकल ऐसे सरफेस पे ऐसे ड्रॉ कर दें, देखिए ऐसे कर दें, तो ये कैसा बनेगा, ये हमारा इसका स्फीयर बनेगा, और इसी स्फीयर में से काट के हमने ये लेंस बनाया होगा, ये लेंस बनाया होगा इसी स्फीयर से काट के. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस स्फीयर का रेडियस यहाँ से यहाँ तक यदि r है, अगर ये रेडियस पूरा r है, तो निश्चित तौर पे ये भी डिस्टेंस पूरी r हो जाएगी. ठीक है. अब अगर मान लीजिए कि हम इस पॉइंट की बात करते हैं, दिस पॉइंट की, तो इस पॉइंट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जस्ट मिनट, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा फिल्म यहाँ पे बन रही है वो लाइक दिस, ये हमारी फिल्म बनी है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, फिल्म की थिकनेस है, मोटाई है, लेट अस से इट इज स्मॉल t. तो ये हो जाएगा स्मॉल t. अब अगर हम यहाँ से इसको सेंटर से एक मिला दें यहाँ पर लाइन, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल R. ओके. और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R ऑलरेडी है ही, क्योंकि ये डिस्टेंस t है, इसलिए ये डिस्टेंस भी t होगी, और उस केस में ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, r माइनस टी हो जाएगा, ये r माइनस टी. और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस वन, ये डिस्टेंस हो जाएगा, जो यहाँ पे छोटा सा सर्किल बनेगा, वो छोटे से सर्किल का रेडियस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड Rn. अगर हम m कहते हैं तो m, मतलब अगर यहाँ पे mth रिंग बनती है तो हम कहेंगे इसको कि Rm हो जाएगा. और उस केस में एक बार मैं फिर आपको बताऊं कि ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R है, दिस इज, ये जो डिस्टेंस है ये R माइनस टी है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये Rm है. अब ये जो ट्रायंगल है A,
बी और सी, ये जो ट्रायंगल है इसके बीच में आप अगर रिलेशन निकालें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी सी, दैट मीन्स कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ये आप निकालते जाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस टी का स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो टी स्क्वायर है, दिस टी स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि ये जो टी है ये फिल्म की थिकनेस है विच इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और उस केस में हमको जो यहाँ मिलेगा वो केवल और केवल हमको ऊपर चला गया अभी उस केस में ये हो जाएगा आर एम स्क्वायर इक्वल टू 2RT। और यहाँ पर अगर हम कहें, आपको पता है कि जो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस होता है वो क्या होता है। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि देयर आर टू कंडीशंस, एक होता है डार्क के लिए और एक होता है ब्राइट के लिए। तो ये दो कंडीशंस क्या होते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है अगर वो 2n लैम्डा के बराबर है तो ये डार्क के लिए होगा, और अगर ये पाथ डिफरेंस जो है 2n प्लस हाफ और ये लैम्डा के लिए होगा तो ये हो जाएगा ब्राइट के लिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 2 ये डार्क के लिए यूज करेंगे, तो डार्क के लिए हो जाएगा यहाँ पे 2μt m लैम्डा, ये यहाँ से t का मान निकालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, t इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन 2μ। सो दिस एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन फॉर थिकनेस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो थिकनेस है उसकी वैल्यू यहाँ से निकल गई। अगर हम ये वैल्यू t की सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या मिलेगा, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2rm लैम्डा अपॉन 2μ, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, rm लैम्डा अपॉन म्यू, और यहाँ से rm का मान निकल जाएगा दिस वन, ये हो गया rm। मतलब कि mth रिंग का जो रेडियस है वो यहाँ से निकल गया। इससे क्या पता चलता है कि दस द रेडियाई ऑफ द डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नेचुरल नंबर। ये यहाँ से पता चला कि स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर हो गए ये चीज। अब इसी तरीके से अगर हम लोग ब्राइट के लिए भी निकालें तो ब्राइट के लिए भी हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ब्राइट के लिए भी देखिए, द कंडीशन फॉर द ब्राइट रिंग इज 2μt इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। उसी तरीके से t का मान निकालिए, t इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 अपॉन 2μ, और ये वैल्यू t की सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसी इक्वेशन 1 में तो rm स्क्वायर का मान निकल के आ जाएगा 2m माइनस 1 r लैम्डा अपॉन 2μ, और यहाँ से mth रिंग जो होगी, इसको हमको मिटाने दीजिए पहले, mth रिंग जो होगी ब्राइट की उसका रेडियस निकल आएगा स्क्वायर रूट 2m माइनस 1 r लैम्डा अपॉन 2μ। तो अगर इन दोनों को कंपाइल किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये दो एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे मिल जाएंगे। एक एक्सप्रेशन ये मिलेगा जो कि डार्क रिंग के लिए डायमीटर है, उसकी वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 4m r लैम्डा अपॉन म्यू, और दूसरा हो गया हमको ब्राइट रिंग के लिए जो कि अंडर स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट में 2m माइनस 1 r लैम्डा अपॉन म्यू। सो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस जो हम लोग निकालते हैं। दोनों डार्क और ब्राइट रिंग के लिए एक्सप्रेशंस हमको मिल गए। अगर r पता हो, r का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म, चाहे वो एयर की फिल्म हो तो म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, वाटर की फिल्म है तो कुछ और हो जाएगा, और m क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द सर्किल, ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज। अगर ये पता हो तो हम लोग डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी का यूज करते हुए आपको याद होगा
कि हम लोग इसी का यूज करते हैं और हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जस्ट मिनट, हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस चीज को, रिमेंबर है ना आपको ये? हम क्या करते हैं, हमारा जो लैब में एक्सपेरिमेंट है, मैं आज आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगा भी, वो हम लोग लैब में नहीं हैं लेकिन हम लैब वाला एक्सपेरिमेंट आज यहाँ पे करेंगे। और आप लोगों से मैं ये भी कहूंगा कि आप रीडिंग भी लीजिएगा और फिर लास्ट में वैल्यू कैलकुलेट करके भी बताइएगा। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग जब लैब में जाते हैं देन वी यूज दिस सेटअप, ये सेटअप हम लोग यूज करते हैं। और इस सेटअप में जैसा आपको पता है कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है यहाँ पर, दिस वन, ये लाइट सोर्स है विच इज मोनोक्रोमेटिक। हियर इज अ लेंस, लेंस का यूज क्या किया गया है, लेंस जो है यहाँ से आने वाली लाइट को पैरेलल कर रहा है और ये पैरेलल लाइट यहाँ से जाते हुए और गिरती है एक प्लेट पर। ये प्लेट जो है 45 डिग्री के एंगल पर है, ये 45 डिग्री। ये 45 डिग्री क्यों रखा जाता है, क्योंकि 45 डिग्री रखेंगे तो जो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो ऊपर से वर्टिकली नीचे आएगी। और जब ये वर्टिकली नीचे आएगी तो देखो केवल यहाँ से एक लाइट नहीं जा रही है, यहाँ से ये भी लाइट जा रही है, ये भी जा रही है, बहुत सारी पैरेलल लाइट जा रही हैं। सभी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस प्लेट दे विल बिकम वर्टिकल, वो नॉर्मल हो जाएंगी, वर्टिकल हो जाएंगी। और वर्टिकली लाइट जो है वो इस सरफेस पे यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के एंगल से गिरेंगी। इसका मतलब उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस, ये नॉर्मल इंसिडेंस कहलाता है। अब जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करती है तो यही इंसिडेंट करती हुई लाइट, थोड़ा यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, तो बड़ा करके आप फिर देखिएगा तो समझ में आएगा कि मान लीजिए कि इस तरह से ये आपकी ये यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, यही इंसिडेंट होती हुई लाइट इसके नीचे जहां पर ये जो एरिया है, ये एरिया आपको नीचे का फिल्म है, ये लाइट यहाँ पे आएगी तो सबसे पहले इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से एक बार ये रिफ्लेक्ट होगी, वापस जाएगी अपर सरफेस ऑफ द फिल्म से, और दोबारा फिर जब नीचे आएगी तो यहां से टकरा के फिर वापस जाएगी। तो वन रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द फिल्म and the next one is happening from lower surface of the film. They both the reflected light are traveling in the same direction. And here is a microscope. This is a low power microscope. और यहाँ पर इस माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो हमको डार्क या ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हम किस जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमको यहाँ समझना है, एंड इसको एकदम आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा हमेशा हमेशा के लिए। वो क्या है कि देखिए जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ की जो दोनों लाइटें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, दो अलग अलग कंडीशन में रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एयर है, ये सब एयर है, ठीक है ना। मैं इसको हटा के दोबारा फिर बना रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। इस तरह से यहां पे मान लीजिए कि ये सब एयर है, तो जो लाइट इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है उसके नीचे एयर है, तो डेंस मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी और बैक्ड बाय रेयर मीडियम, मतलब कि सघन से वापस जाएगी और इसके नीचे जो है वो एक विरल माध्यम होगा, एक रेयर मीडियम होगा। तो ये अलग कंडीशन है। और जो लाइट आके यहां से रिफ्लेक्ट होगी पॉइंट नंबर 2 से, ये पॉइंट नंबर 2 से जो रिफ्लेक्ट होगी ऊपर, उसमें क्या है, यहां पर देखिए यहाँ पे ग्लास प्लेट रखी हुई है, ये पूरी ग्लास प्लेट है, ये ग्लास है, दिस वन ग्लास प्लेट। तो इसके ऊपर क्या है, एयर है और नीचे ग्लास है। तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है एयर से और नीचे इसके ग्लास है, जबकि ऊपर वाली ग्लास से रिफ्लेक्ट हो रही है, नीचे उसके एयर है। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं।
अलग कंडीशन का अर्थ क्या होगा यहाँ पर कि जब कोई लाइट रेयर से बैक्ड बाय रेयर से रिफ्लेक्ट होती है तो जिस तरह से आती है उसी तरह से चली जाती है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका फेज डिफरेंस जैसा था वैसा ही रहता है। लेकिन जब कोई लाइट हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है जिसके नीचे हार्ड हो और ये एयर में रिफ्लेक्ट हो रही है, पॉइंट नंबर 2, यहां पर उसका फेज चेंज हो जाता है, उसका फेज चेंज हो जाता है। कितना चेंज होता है? वो पलट जाती है, 180 का उसमें फर्क हो जाता है या पाई का फर्क हो जाता है। और आपको पता है कि 2 पाई इज इक्वल टू होता है लेमडा के, अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें लेमडा होता है, तो अगर हम इसको पाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 का। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई लाइट हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, जिसके नीचे हार्ड है, डेंस मीडियम है, तो उसमें एक ऑटोमेटिकली लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर कोई लाइट ऐसी जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है जिसके नीचे रेयर है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, वो आप मुझे बताएं तो अच्छा रहेगा कि यहां पर जो 2 लाइट जा रही है, एक लाइट ऊपर, ये जो हम सबसे बात करें इस पॉइंट की, ये जो बिल्कुल यहां पर, अब यहां से जो लाइट जाएगी, यहां तो बिल्कुल थिकनेस 0 है, तो जब थिकनेस 0 है तो ऊपर वाली जहां से लौट रही है वहीं से नीचे वाली लौट रही है। अब जो ऊपर वाली लौटेगी उसमें किसी प्रकार का पाथ डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जो नीचे से लौटेगी उसमें पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का होगा। तो जब दोनों लाइट यहाँ पे आगे जाके मिलेंगी तो उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा? दैट इज 0। नो 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 नॉट 0, लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 होगा, क्योंकि जो लेमडा बाई ऊपर, देखिए जो लेमडा ऊपर बाई से, लेमडा बाई जो ऊपर से लौट के जाएगी उसमें कोई पार्ट में चेंज नहीं आया, लेकिन जो नीचे से जाएगी उसमें लेमडा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया। तो एक में 0 चेंज हुआ, एक में चेंज 0 हुआ और दूसरे में चेंज लेमडा बाई 2 का हुआ, लेमडा बाई 2 का हुआ। तो दोनों का नेट चेंज कितना होगा? डिफरेंस कितना हो जाएगा? लेमडा बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ठीक यहां से जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो लेमडा बाई 2 उसमें चेंज हो जाएगा, है ना। और इस कारण से जब ये जाके आगे मिलेंगी तो आपको पता है कि जो पाथ डिफरेंस अगर लेमडा बाई 2 होता है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे डार्क फ्रिंजेस बनेगी। इसका मतलब कि ठीक सेंटर के ऊपर जो फ्रिंज बनेगी, जो रिंग बनेगी, उसका कलर कैसा होगा? वो डार्क होगा, ठीक है ना, वो डार्क होगा। इसका मतलब कि जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो ध्यान रहे कि हमारी सेंट्रल फ्रिंज हमेशा डार्क रहेगी, वो किसी भी अवस्था में ब्राइट नहीं हो सकती है, उसमें किसी भी अवस्था में लाइट नहीं दिख सकती है, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये हमको हमेशा याद रखना है। और जैसे जैसे हम इससे आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, वैसे वैसे क्या होगा? ये जो लेमडा बाई 2 नीचे से रिफ्लेक्ट होने की वजह से, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए अपना, नीचे से रिफ्लेक्ट होने की वजह से लेमडा बाई 2 का तो पाथ डिफरेंस जो था वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावे यहां का जो पाथ डिफरेंस होगा, ये जो टी आएगा यहाँ का, ये टी भी उसमें जुड़ जाएगा। और इस कारण से जो आगे की फ्रिंजेज होंगी वो डार्क होंगी या ब्राइट होंगी, वो डिपेंड करेगा इस टी की वैल्यू के ऊपर। ओके, तो आप इसमें जरा देखिए कि कैसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू को। आप देख रहे हैं कि एस जो है यहाँ पर, ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जी ग्लास प्लेट है 45 डिग्री पर, और माइक्रोस्कोप जो है एम है। क्या करना है हमको? सबसे पहले न्यूटन रिंग के पैटर्न को निकालना है, उसके बाद एडजस्ट द पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोप
टू गेट द सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग, हमको डार्क फ्रिंज पहले बना लेनी है, ये डार्क फ्रिंज याद रखिएगा। वी हैव टू फाइंड द डार्क रिंग फर्स्ट, और उसके बाद माइक्रोस्कोप रीडिंग इज टेकन फॉर अ पर्टिकुलर रिंग। अब 13 लिया, 15 लिया, 17 लिया, कुछ भी लिया, कैसे करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिंग आपको दिख रही है, इन रिंग्स पर आप क्या करें कि सबसे पहले यहां से ऐसे बढ़ते हुए चले जाइए लेफ्ट साइड में, और जाके देख लीजिए कि कहां तक जाएंगे तो हमको रिंग्स दिख रही हैं। फिर आप एक बार राइट साइड में जाके देख लीजिए, कहां तक जाएंगे तो रिंग्स दिख रही हैं, क्लियर रिंग्स दिख रही हैं। मान लीजिए कि आपको 15 तक जो है 15 तक की रिंग्स साफ साफ दिख रही हैं, तो आप सबसे पहले 15 तक चले जाइए, और वहां पर जाकर किसी एक साइड में, मान लीजिए लेफ्ट में चले आए तो लेफ्ट में 15 पे चले आइए, यहाँ के डार्क पे रख के यहाँ पे रीडिंग ले लीजिए। फिर एक छोड़ के 11 पे, 9 पे, 7 पे, 5 पे, 4 पे ऐसे ले लीजिए, और फिर इसी तरीके से इधर राइट साइड चले जाइए और वापस में आते हुए ले लीजिए। आमतौर पे हम लोग कॉलेज में करते कैसे हैं कि हम लोग जाते समय भी रीडिंग ले लेते हैं, कि ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाते समय भी ले लेते हैं, इधर जाते समय या इधर जाते समय, टू अवॉइड, है ना, यू शुड अवॉइड दिस। क्योंकि हो सकता है कि आप इधर जा रहे हो तो आपको 15 तक की फ्रिंजेस दिख रही हो और यहाँ आपको 11 तक की दिख रही हो, क्यों? क्योंकि आपने सेटिंग बहुत अच्छे से नहीं किया। तो टू अवॉइड दिस, this is a precaution that first you go to left, find the number of fringes, a number of rings, go to right, find the number of rings, and then if the rings pattern is very well, then start your reading. तो ये करने के बाद में जब आपने लेफ्ट में ले लिया तो इसी तरह से readings are noted in each case and readings corresponding to the same rings are taken on the other side of the center and tabulated as follows. सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ रिंग लिख लीजिए। देखिए हमने ऊपर से लिखा है नीचे की तरफ, हमने 1 3 5 7 नहीं लिखा है, हमने उसको घटते क्रम में लिखा है। फिर लेफ्ट साइड की रीडिंग यहाँ लिख लीजिए, राइट साइड की रीडिंग यहाँ लिख लीजिए, उन दोनों को माइनस करके यहाँ पे इसका डायमीटर निकाल लीजिए, इस डायमीटर को स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है कि हमको दिए गए रिंग्स के लिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए, मान लीजिए कि हमको 6 के लिए निकालना है, तो हमको किसका किसका डिफरेंस लेना होगा, हमको 7 का और 13 का, इन दो का हमको अंतर लेना होगा। तो अगर हम 13 और 7 इन दोनों की रीडिंग्स को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस करके, वो और ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 6 के लिए। मान लीजिए कि हमको 6 की जगह 8 के लिए करना होता, मतलब m अगर हम P की जगह 8 रखना चाहते हैं तो हमको m की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। अगर m हम रखते हैं 13, अगर हम m 13 रखते हैं तो इसको रखना पड़ेगा 5, क्योंकि 13 माइनस 5 इज इक्वल टू होता है 8। तो उस केस में हमको यहाँ पे केवल दो ही रीडिंग मिलेंगी, एक 13 माइनस 5 की मिलेगी और दूसरा 11 माइनस 3 की मिलेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप P की वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, उतने के लिए रखिए और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और फाइनली यहाँ जो है एवरेज निकाल लीजिए, जो भी आ रहा है उसका मीन यहाँ पे निकाल कर रख लीजिए। ये काम आपको यहाँ पर करना है। अब ये काम जब हम लोग करते हैं तो हम लोग फिर इसको जो है, क्योंकि हमारे केस में एयर है तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ये दोनों फार्मूले आपके पढ़े हुए हैं, यहाँ पे ये फार्मूला हो गया आपको स्क्वायर का और ये फार्मूला हो गया DM स्क्वायर का डार्क के लिए। तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा और यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी। तो ये वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं लेमडा की। क्या क्या चाहिए हमको ऊपर की जो वैल्यू टेबल में थी वो चाहिए, हमको 4 R का मतलब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस चाहिए, और M माइनस N का मतलब हो गया P, ये चाहिए। तो ये सब रख के कैलकुलेट कर लीजिए। आपको पता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो हम लोग लेते हैं 5893 एंगस्ट्रॉम के बराबर। लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं कि सोडियम लाइट की एक्चुअल वेवलेंथ कितनी है, तो एज यू नो देयर आर 2 वेवलेंथ, इनको हम लोग D1 और D2 लाइन बोलते हैं, D1 और D2 लाइन बोलते हैं। D1 और D2 लाइन जो है ये फ्रॉनहोफर की D1 D2 लाइन्स हैं।
और 5890 पहली वेवलेंथ आती है और 5896 दूसरी वेवलेंथ आती है। लेकिन चूंकि हमारे प्रैक्टिकल में हम इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट मान के चलते हैं और हमारा जो रिजोल्यूशन है एपरेटस का वो लो है, इसलिए 2 की बजाय हमको एक ही लाइट यहाँ पे मिलेगी और उसका जो है मीन हम ले लेते हैं 5890 और 5896 का जो मीन आएगा वो 5893। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो हमारी सोडियम लाइट है, तो सोडियम लाइट देखा जाए तो क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया डायाक्रोमेटिक हो गया, डायाक्रोमेटिक, क्योंकि इसमें 2 वेवलेंथ है, λ1 ये वाला और ये λ2 2। So it is really a diachromatic light source, but our practical purpose we consider it as a monochromatic light source। ठीक है ना, क्योंकि इजिली अवेलेबल भी है और इतना डिफरेंस नहीं है कि हमारा जो एपरेटस है उसको अलग अलग रिजॉल्व कर सके। तो फॉर दैट पर्पज वी टेक हियर सोडियम लाइट सोर्स एज अ लाइट सोर्स एंड आवर स्टैंडर्ड वैल्यू इज 5893 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये आप लोगों ने जो है इसको अभी जो परफॉर्म किया, एक मिनट, चलिए अब एक काम करते हैं, इसी तरीके से इसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम कुछ और करें आपके साथ। इसको मैं अभी बंद करता हूं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जो ये देखा कि कैसे हम लोग जो है न्यूटन्स रिंग को पढ़ते हैं और उसमें कैसे फिर वी कैन फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूजिंग द न्यूटन्स रिंग। तो आप लोगों को ये जानने के बाद कि हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी करें यहाँ से। Yes, sir. अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपके सामने पेपर और पेन होगा ही होगा, पेपर पेन आपने लिया होगा और मैं आपको एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं और आप जो है पेपर पे अपनी रीडिंग को नोट कर सकते हैं। जो टेबल इसमें दिया हुआ था वो टेबल आपको ध्यान में है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वो टेबल आपको बना लेनी है अपने कॉपी पे, है ना। और फिर मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट यहाँ से करा रहा हूँ। तैयार हो जाइए एक्सपेरिमेंट के लिए। अब जरा नए सफर पे हम लोग चलते हैं और चलिए हाँ, आप मेरा एक्सपेरिमेंट, हाँ, आर यू एबल टू सी माई डेस्कटॉप? यस सर। आप देख पा रहे हैं? आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? Yes, sir. क्या आपको एपरेटस दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? सर दिख रहा है। चलिए, तो इस स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, ऑफ कीजिए, दिक्कत हो रही है। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए अपना, म्यूट कर। साजिमा, माइक्रोफोन को बंद कर लो, माइक्रोफोन बंद करो साजिमा, इससे आवाज आपको ठीक जाएगी। ओके सर। देखिए, आपके सामने न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट है, ये अपरेटस आपके सामने रखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या काम करते हैं कि आप जाते हैं तो सबसे पहले लाइट सोर्स को ऑन करते हैं। हमारे पास वेरिएबल के
किया, लाइट को ऑन कर दिया, क्या दिख गया आपको? फ्रिंजेस रिंग्स दिखने लगी। सर स्टार्टिंग में तो फ्रिंज दिखती नहीं है। कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे न्यूटन रिंग दिख रही होंगी। हाँ सर दिख रही है। गुड। तो एक काम करते हैं, पहले जरा मैं वीडियो अपना ऑफ करूं। अगर आपको मेरी आवाज सुनने में कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है कि नीचे देखिए, यहां पे इस जगह पे नीचे जो है इस जगह पर आपको क्या मिल रहा है? यहां देखिए, यहां पर इस जगह पर वर्नियर। यू कैन से द स्केल। ये Yes, स्केल okay. कहां से आ रहा है? ये स्केल यहाँ का स्केल है, यहाँ का। यही वो स्केल है जो हमारा ये स्केल है, वो मेन स्केल है, और ये Yes, स्केल वर्नियर का स्केल है। वर्नियर। इसी को हम इन लार्ज वैल्यू करके यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को बड़े में देख रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लेंस से देखते हो और जैसा आपको दिखता है वैसे यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है? तो आप सर आवाज फंस रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर फंस रही है आपकी आवाज। ये हमको भी बोलना है। देखिए माइक्रोफोन म्यूटेड था ना। मेरे ख्याल से कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं अभी इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब आप फिर देख रहे होंगे स्क्रीन को। जी सर। गुड। देखिए तो यहाँ पर नीचे जो स्केल लगा हुआ है, इस स्केल पे आप रीडिंग देख रहे हैं। नीचे जो है मेन स्केल है और ऊपर है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में आप देख रहे हैं देयर आर 50 डिविजन्स। तो 50 डिवीजन है और नीचे का जो स्केल मेन स्केल है, इसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है?
एक डिवीजन की वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का भी आधा है, क्योंकि 3 और 3.1 के बीच में 2 डिविजन्स हैं। इसका मतलब कि मेन स्केल के एक छोटे से वैल्यू की, मेन स्केल पर जो एक वैल्यू है, एक डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन, ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, और पूरे जो टोटल डिविजन्स है यहां से यहां तक, ये जो पूरे टोटल डिविजन्स है यहां से यहां तक, ये कुल कितने हैं 50 हैं। लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लिस्ट काउंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल, जो कि है टोटल यहां पर 50। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका खत्म, इससे कटेगा ये 100 बार में, और ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। गुड, तो 0.01 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट हो गया। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट इज ऑफ द वर्नियर। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना यह है कि हम सबसे पहले लाइट को यहां पे ऑन करेंगे। लाइट को हमने ऑन किया, लाइट को हमने ऑन किया। ऑन करके देखिए हम धीरे धीरे यहां से इसको देखिए चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं वैसे वैसे डिफरेंट हमको रिंग्स दिख रही हैं। गुड, आप देखिए कहां तक रिंग्स दिखेंगे, उसके बाद दिखनी बंद हो गई, व्यू से बाहर चली गई सारी रिंग्स। इसी तरीके से अगर हम इसको राइट साइड में लेके जाएं तो राइट साइड में भी हम सबसे पहले पहुंचेंगे सेंटर पे, और सेंटर पे पहुंचने के बाद हम धीरे धीरे हम राइट साइड में जाएंगे, और ऐसे। तो ये दोनों काम करके हमको देख लेना है कि हम जब लेफ्ट में जाते हैं तो कहां तक पहुंचते हैं, राइट तक जाते हैं तो कहां तक पहुंचते हैं। अगर हमने मन बनाया है कि हम 13 या 15 रिंग्स तक की रीडिंग लेंगे, तो क्या हम 15 या 13 तक हम पहुंच पा रहे हैं दोनों तरफ इक्वली? अगर हाँ, तो इसका मतलब कि हम रीडिंग अब ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, तो चलिए एक बार फिर हम लोग इसको सेंटर में कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर किस कलर का है, डार्क है। तो अगर सेंटर डार्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा apparatus बिल्कुल ठीक है, हम अच्छे तरीके से सेटिंग कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर रेडी टू टेक आवर रीडिंग्स। इसी तरीके से अगर फोकस में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से इसको फोकस को चेंज कर सकते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है आपका, इसको आप ऊपर नीचे करके आप इसको फोकस चेंज कर सकते हैं। तो फोकस भी चेंज करना है जिससे कि इसकी विजिबिलिटी एकदम क्लियर हो जाए, क्लियर कंट्रास्ट आपको दिखने लगे। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सेट कर दिया। अब आप रीडिंग यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग हमको लेनी है लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो मैं चलता हूं यहाँ पे लेफ्ट साइड में रीडिंग लेने के लिए। आप देख रहे होंगे 0 रिंग, पहले सेंट्रल ब्लैक के बाद पहली रिंग पे भी हम हैं, उसके बाद फिर दूसरे, देखिए दूसरी क्रॉस हो रही है, उसके बाद ये तीसरी क्रॉस हुई, फिर ये 5वीं क्रॉस हुई, फिर ये 7वीं, फिर ये 9वीं, और फिर ये 11वीं। ये 11वीं रिंग पे है। तो 11वीं रिंग पे हमने 11th डार्क रिंग पर हमने क्या किया, क्रॉस वायर को ब्लैक पे, जहां पे ब्लैक और ब्राइट, डार्क और ब्राइट जहां पे मिल रहे हैं, उसके ज्वाइंट वाले जगह पर हमने यहां पर सेट कर दिया है अपने क्रॉस वायर को। अब क्रॉस वायर जो है वहां पे सेट है, तो हमको रीडिंग नोट करनी है।
रीडिंग कहाँ से नोट करेंगे? तो ये जो हमारा स्केल यहाँ दिख रहा है, जो हमको स्केल दिख रहा है, इस स्केल की हमको रीडिंग नोट करनी है। ये बड़ा स्केल यहाँ पे बड़े विजन में यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको रीडिंग नोट करके बताना है कि रीडिंग कितनी है। तो जैसा देखिए यहाँ पे जो जीरो है, जीरो, दिस वन, ये जीरो देखिए कि किस जगह पर है। ये यू कैन से दिस इज 3 है, इसके पहले होगा, ये 3 से पहले रीडिंग है यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा? तो ये 3 है, ये 2.9 है, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, दिस इज 2 पॉइंट, उसके पहले 2.4 है ना, ये 2.3 है, और 2.3 से आगे जीरो है, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? 2.35। हाँ, ये 2.3 सेंटीमीटर ये रीडिंग हो गई। मेन स्केल की रीडिंग हो गई 2.3, क्योंकि हम 3 से पहले हैं, इसलिए 2.3 सेंटीमीटर इज द रीडिंग ऑफ मेन स्केल। और अब जरा देखिए कि इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि मैच कर रही है। में इसका यहाँ का कोई भी डिवीजन जो इसके किसी भी डिवीजन के ठीक आमने सामने हो, वो कौन सा है? 4.4 3.5 3.5 नो, 3.5 तो नहीं दिख रहा है। 4.4 तो 4.4 सर 3.5 देखिए एक बार। सर 1.1 1 पॉइंट है ही नहीं कहीं पर। सर 35 डिवीजन सर 30 काम वर्नियर का करते हैं। 3.5 सर मैं एक वर्नियर काम का करता हूँ, सर 3.1 एक काम कीजिए, इसको थोड़ा मैं लार्ज करता हूँ, ठीक है ना, तब बताइएगा आप। हाँ, अब बताइए, सर 3.9 अब देख के बताइए ठीक से। सर दिख नहीं रहा है, तो हाँ सर अब ठीक है। सर 3.9 3.1 है सर। बेटा 3.9 नहीं बोलते हैं, ऊपर से बताइए वर्नियर का कौन सा डिवीजन ठीक सामने है, 1 से 50 तक का नंबर है, उसको बताइए। 1.6 सर 2.6 0.6 गुड डिवीजन 15वां खाना सब 3.4 इज 2.6 ठीक है। चलिए अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए, अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। हाँ, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए अपना। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 पॉइंट जो 26वां है वो मिल रहा है, 34वां मिल रहा है, दोनों लगभग करीब करीब हैं। तो हम इसमें से ले लेते हैं 26 हाँ 26 ले लेते हैं, चलो। तो 2.3 सेंटीमीटर आया था मेन स्केल की वैल्यू, दिस इज मेन स्केल की 26 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, ये वर्नियर की वैल्यू है। इसको हम लोग लिखेंगे 0.26। सर 16 मैच हो रहा है। अरे चलो लिख लिया इतना, अब इतने सेंटीमीटर। इन दोनों को जब ऐड करोगे, मतलब 2.3 को और 0.26 को, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.56। ठीक है ना। इस तरीके से हमने जो पहली रीडिंग लिखी है वो 2.56 सेंटीमीटर पे है। अब अगला काम क्या करना है हमको? अगला काम ये करना है, 9th वाले लेना है। छोड़ दो, अब जो मिल रहा होगा वो मिलेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे करना है। यस सर। अब अगला जो करना है वो क्या करना है? हमने अभी 11th के लिया था, अब हम 9th पे आ जाएंगे।
यस सर। और हम यहाँ से चेंज करके 9th पे आ गए। 9th पर भी हमको यही रीडिंग नोट करनी है। इसी तरीके से हमको 7th पे नोट करनी है, फिर हमको 5th पे करनी है, फिर हमको 3rd पे करनी है, और अंत में हमको ये अभी हम लोग 13 पे थे हमको लग रहा है पहले, और इस तरह से हमको 1st पे करनी है। मतलब आखिर में आके हमको या ये जब यहाँ आ जाएंगे दिस वन, ये देखिए ये हो जाएगा 1st पे, दिस वन बिकम द 1st थिंग, ठीक है ना। ये इसके और इधर आएंगे इस जगह पे, ये 1st हो जाएगा। सेंट्रल फ्रिंज को छोड़ देंगे हमेशा, उसके बाद जो पहली ब्लैक होगी उससे लेंगे, फिर तीसरे पर, 5वें पर, 7वें पर लेते हुए हमने लेफ्ट में ले लिया। यही काम राइट में करना है, और फिर सारा कुछ अपने टेबल में लिखना है। टेबल में लिखने के बाद उसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके अपनी रीडिंग को निकाल लेना है कि हमने यहाँ पर कितना वेवलेंथ निकाला है। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये आप अपने एग्जाम में परफॉर्म करते हैं, और जिन्होंने नहीं किया होगा कुछ उनको इससे समझ में आया होगा और भी। बट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेवलेंथ or performing any experiment, what you should know कि how to find out least count of the apparatus. If you don't know कि how to find out least count, you won't be able to take any reading. तो ये तो आपको बिल्कुल ध्यान करके कर लेना है। चलिए साहब, अब हम लोग चलते हैं अगले में। चलिए, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है अभी? यस सर। हाँ बताइए। सर वो ग्लास रॉड को 45 डिग्री एंगल पे सेट कैसे करते हैं कि सर हम लोगों को सेट की हुई मतलब कि जो है वर्टिकल लाइन में ले। देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, 2 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। एक ऑपरेटर्स ऐसा है जिसमें कि एक कई सारे कॉलेजेज में वो ऑपरेटर्स अभी भी अवेलेबल है, जहाँ पे लकड़ी का एक बॉक्स होता है, और लकड़ी के बॉक्स में एक 45 डिग्री के एंगल पर एक खांचा बना रहता है। इस तरह से एक लकड़ी का बॉक्स होता है, मैं बताऊं आपको कैसे होता है। ये एक लकड़ी का बॉक्स होता है इस तरह से। सर अपने लैब में नहीं है। नहीं। और यहाँ पर क्या होता है कि एक इस प्रकार से खांचा बना रहता है, इसी में एक ग्लास प्लेट लाके रख दी जाती है ये वाली। जब लाइट इधर से आती है तो क्योंकि ये ठीक बीचों बीच में खांचा है और ये 40 इधर से रखी जाती है, और यहाँ पे रखा जाता है ये लेंस, यहाँ पे ग्लास प्लेट होती है। तो जब इधर से लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स से जब लाइट आती है तो ये 45 डिग्री एंगल हो जाता है, अपने आप ही ये रिफ्लेक्ट होके नॉर्मली इंसिडेंट हो जाती है। तो ये तो वो जगह है जहां पर की लकड़ी वाला डब्बा रखा रहता है। जो पुराने ऑपरेटर्स थे, जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है, और ऐसा ही ऑपरेटर्स अपने लैब में भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक लेंस रखा है। यस सर। और ये जो लेंस है, ये लेंस यहाँ पर इस तरह से, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग अदरवाइज आई, है ना, मैं देख रहा हूँ कौन लिख रहा है ना, जब जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इस प्रकार से लेंस रहता है, और यहाँ पर ये नीचे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, नीचे यहाँ पे ग्लास प्लेट रखी हुई है। यहाँ से हमको क्या करना है, और लाइट सोर्स इधर की तरफ होती है, ये लाइट सोर्स से लाइट इस पर आती है इस लेंस के ऊपर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाती है। तो हमें क्या है कि ये जो लेंस लिखा हुआ है, ये ग्लास प्लेट ही है, दिस इज नॉट अ लेंस, दिस इज अ ग्लास प्लेट। यहाँ से हमको इसको रोटेट करके और इसको 45 डिग्री पे सेट करना है। सर इसी में ही सर मतलब कि प्रॉब्लम आती है 45 डिग्री सेट करने पे। तो अगर सर प्रैक्टिकल होगा तो हम लोग को प्रोवाइड जाएगा 45 डिग्री पे, कि हम लोगों को खुद से करना रहेगा? हेलो, यस सर। जैसे ही आप इसको 45 डिग्री पर ले आते हो, तुरंत यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ अपने लैब में
इस चीज को, इस प्लेट को आपको इस स्क्रू की हेल्प से रोटेट करना है। ओके सर। सर अपने लैब में स्केल तो लगा नहीं। सर इसीलिए फ्रिंजेस फॉर्म होने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी सर। हाँ, प्रॉब्लम इसलिए फ्रिंज फॉर्म में होने में होती है क्योंकि 45 डिग्री ये पे जो सेट नहीं हो ग्लास पाता है ये, हाँ, ये ग्लास आप 45 डिग्री पे नहीं रखते हैं यस और सर। चाहते ये है कि फ्रिंज बन जाए, तो Yes, नहीं sir. बनेगी। तो पहले क्या करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहला काम आपको यही करना है कि यहाँ पर सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप है हमारा, इसके नीचे यहाँ पर ये ग्लास प्लेट है और यहाँ पे नीचे आपको लेंस है। बेटा अब ये हमारी प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? Yes, sir, हाँ, sir. माहौल में भी हम लोग, हाँ, जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें अच्छा, द बेस्ट जो हो सकता है यही हो सकता है। चलिए ठीक तो है, समझ में आ गया सर। है ना? तो ये जो है ना, आपको ये ठीक सामने कर लीजिए एक दूसरे के, और सामने जी, करने जी. के बाद जैसे आप इसको रोटेट करते रहिए, जैसे ही जी, जी. प्रॉपर तरीके से ये 45 पे सेट होगा, आपको यहाँ पे रिंग्स दिखने लगेंगी। ठीक है ना? ओके सर, गॉट सर। और कोई क्वेरी किसी की? सर अगर रिंग क्लियर दिखने लगे तो ये पता चल जाएगा कि 45 पे है। यस, अगर रिंग्स दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री पे हो चुका है। सर एकदम करेक्ट होगा 45 पे तभी दिखेगी रिंग। बिल्कुल, अगर ये 45 पे नहीं है। यस सर, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और तभी ये लौट के फिर आपकी आंखों में जाएगी। ठीक है ना? यस सर। ठीक, एनी अदर क्वेरी? नो सर, सर समझ में आ गया। सर इसमें, हाँ बोलिए। सर इसमें पहली ब्राइट फ्रिंज कौन सी होगी? पहली ब्राइट जो है, पहली ये वाली है, दिस वन। सबसे सेंटर में जो है वो डार्क है। डार्क के बाद जो पहली फ्रिंज है वो पहली ब्राइट है, उसके बाद फर्स्ट डार्क है। सर रीडिंग नीचे वाली से लेंगे कि ऊपर अबव से लेंगे? बेटा इसमें जो रीडिंग लेते हैं वो हम लोग लेफ्ट और राइट में लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ये माइक्रोस्कोप है, एक काम करो, जो बोल रहा हो वो अपना माइक्रोस्कोप, वो अपना माइक्रोफोन ऑन रखो, बाकी लोग ऑफ रखो। जिसको बातचीत करनी हो वो अपना माइक्रोफोन ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ के उसको फिर ऑफ कर दीजिए। हाँ, अपना क्वेश्चन पूछिए और फिर माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जो हम इसको जो खिसकाते हैं, तो हमारा ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का मतलब है ट्रेवल करता है लेफ्ट और राइट में। तो इस रिंग के ऊपर ये या तो ये हम इसको इधर ट्रेवल करा सकते हैं या इधर ट्रेवल करा सकते हैं। हम इसको ऐसे ट्रेवल नहीं करा सकते हैं, नॉट लाइक दिस। तो इसलिए जो रीडिंग है वो इसके लेफ्ट में जाके लेनी है या यहाँ से राइट में जाके लेनी है, ऊपर और नीचे के नहीं लेनी है। ठीक है ना? तो लेफ्ट और राइट जाना है आपको। यस सर। बताइए और कोई क्वेरी? ठीक है, मुझे लगता है क्वेरी आपकी कुछ शांत हुई। कुछ क्वेरी मैं आपके सामने रखूंगा जो आमतौर पे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, और उसके लिए मैं आपको ये एक नया मैं डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूं। मेरे ख्याल से शायद शेयर डॉक्यूमेंट है ये पहले से ही। हाँ, आपको ये डॉक्यूमेंट मेरा दिख रहा है अभी?
जी सर। गुड। तो इस डॉक्यूमेंट में इसमें देखिए न्यूटन्स रिंग के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करना चाह रहे थे आपसे। जैसे क्वेश्चन है कि व्हाई दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इज कॉल्ड न्यूटन्स रिंग एंड डिड न्यूटन गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द रिंग्स ही सॉ। आंसर क्या है इसका कि जो पैटर्न है वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय न्यूटन और इसीलिए इसको न्यूटन्स रिंग कहते हैं। और मोर ओवर द सिस्टम ऑफ सर फ्रिंजेस, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने इसको सबसे पहले बनाया था इस रिंग को, और इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको हम लोग एट्रीब्यूट कर दिए हैं। और सिस्टम ऑफ फ्रिंजेज इन दिस फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स है, इसमें कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं, इनको रिंग्स कहते हैं, इसलिए न्यूटन्स रिंग। दो नाम है, न्यूटन्स और रिंग, तो न्यूटन की वजह से है और रिंग से में है, इसलिए न्यूटन्स रिंग बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इन्होंने ही सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थियरी आपको याद है ना कि न्यूटन ने जो थियरी दिया था वो पार्टिकल थियरी दिया था लाइट का। तो उन्होंने कार्पस्क्यूलर थियरी के आधार पे इसको सॉल्व करने की कोशिश की, बट सर आपकी आवाज बहुत फंस रही है। जरा होल्ड करना। हाँ, तो इसकी जगह पे जो यंग्स थे, यंग्स ने जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया। यंग, रिमेंबर दिस। और दिस एक्सप्लेनेशन वाज बेस्ड ऑन द वेव थियरी। ये वेव थियरी के ऊपर एक्सप्लेनेशन था ये। एंड कैसे बनती है, तो दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप एंड द बॉटम सरफेस ऑफ द एयर फिल्म इनक्लोज्ड बिटवीन द लेंस एंड द प्लेट। लेंस और प्लेट के बीच में, इसके बीच में ये जो यहाँ पे जो फिल्म बनी हुई है, ये एयर फिल्म है। इसके ऊपरी सरफेस से और निचली सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है, इसके मिलने से यहाँ पर रिंग्स बनती हैं। और सर्कुलर क्यों है? क्योंकि एवरी फ्रिंज इज ऑफ द लोकस ऑफ द कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। आप देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे कोई, मान लीजिए कोई हम यहाँ पे पॉइंट ले लें, इस जगह पर आप कल्पना कीजिए कि नीचे प्लेट रखा हुआ है, यहाँ पे जितनी हाइट होगी यही हाइट चारों तरफ इस लेवल पे होगी, इस लेवल पे चारों तरफ यही हाइट होगी, यहाँ पे एक सर्किल बन जाएगा और इसीलिए जो यहाँ पे रिंग्स दिखेंगी वो सर्कुलर दिखेंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आमतौर पे पूछे जाते हैं। दूसरा ये है कि न्यूटन्स रिंग आर कॉल्ड, एक मिनट, देखिए न्यूटन्स रिंग आर कॉल्ड फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस। इनको ये भी कहा जाता है फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब हम लोग यहाँ पे ये यहाँ करेंगे तो ये जो थिकनेस होगी टी, ये टी थिकनेस चारों तरफ इसी लेवल पे होगी, तो जो फ्रिंज बनेगी वो इक्वल थिकनेस की होगी, उनका टी एक जैसा होगा, इसलिए हम लोग इसको इक्वल थिकनेस के फ्रिंजेस कहते हैं। इसमें कहते हैं कि समटाइम्स फ्रिंजेज वर नॉट परफेक्टली सर्कुलर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉट परफेक्टली सर्कुलर बट इलिप्टिकल। व्हाई? ऐसा क्यों होता है कि सर्किल ना होकर इलिप्टिकल हो जाए? तो आंसर इसका यह है कि द ग्लास प्लेट यूज्ड इज नॉट ऑप्टिकली फ्लैट। देखो एक फ्लैट होता है, एक होता है ऑप्टिकली फ्लैट। एक आपके लिए फ्लैट है और एक लाइट के लिए फ्लैट है। लाइट के लिए फ्लैट का मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर के आसपास। इतनी छोटी लेवल पे भी अगर वो फ्लैट है तब हम कहते हैं कि वो फ्लैटनेस है। तो ऑप्टिकली फ्लैट और द सरफेस ऑफ द लेंस एंड प्लेट आर नॉट परफेक्टली क्लीन। अगर साफ नहीं हो तो नहीं होगा सर्कुलर, अगर वो ऑप्टिकली फ्लैट नहीं है तो भी नहीं होगा, और इस वजह से वो सर्किल ना बन के वो एलिप्टिकल बनने लगती है। ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेयर आर रिंग्स फॉर्म्ड, ये बनती कहां पर हैं? तो बनती कहां पे है? ये फॉर्म्ड इन द एयर फिल्म।
ये एयर फिल्म में बनती हैं, बट when they are viewed through the microscope they are formed at the least distance of distant vision for the eye. बनती तो ये एयर फिल्म में है, लेकिन जब आप देखते हो माइक्रोस्कोप से तो जो आपके देखने की न्यूनतम क्षमता होती है स्पष्ट देखने की, लिस्ट विजन ऑफ क्लियर डिस्टिंक्ट, ये वहां पर आपको जो है दिखती हैं. एंड व्हाई द लाइट फर्स्ट मेड टू फॉल अ ग्लास प्लेट एट 45 डिग्री, पूछा जाता है कि 45 डिग्री पे क्यों गिरना चाहिए. इसलिए क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसमें नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर की. ठीक है ना, यहाँ जो लाइट आती है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आता है, इसको नॉर्मल इंसिडेंस कहा जाता है. तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जरूरी है कि हम इसको 45 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट कराएं, तभी जाके ये यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस हो पाएगा. एंड दिस प्लेट इज यूज्ड टू सो दैट द लाइट मे फॉल नॉर्मली ऑन द एयर फिल्म. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि हम लोगों के से वाइवा में भी पूछे जाते हैं और जिनके ऊपर से क्लास हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले हैं वो भी इसमें आएंगे. तो मुझे लगता है कि आज हम लोग थोड़ी क्लास ज्यादा देर तक ही ले ली और लंबी क्लास हो गई आज की थोड़ी. आज इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते थे. तो चलिए, काफी चीजें आप लोगों की जानकारी में आ भी गई. आई होप कि जो आपने इंफॉर्मेशन आज के दिन पे लिया है ये आपके कुछ काम आएगा. और सर सोडियम लाइट ओरिजिनली सर क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक? सोडियम लाइट is monochromatic source for our practical purpose, but it is actually a diachromatic source. Yes sir. Of course, but for practical purpose. सर एक बार फेस को एक्सप्लेन कर देंगे? बताइए सर इंटरफेरेंस में सर आप एक बार फेस को एक्सप्लेन कर देंगे? फेस सर. हाँ बिल्कुल कर देंगे, लेकिन आज की हम जो क्लास है यहाँ पे एंड करना चाहेंगे क्योंकि आज 2:30 होने वाले हैं और 2:30 से मेरी एक अलग दूसरी क्लास है, इसलिए मैं इसको एंड कर रहा हूँ. इस क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम फेज के बारे में फिर आपको बता के और फिर मिलेंगे. ठीक है, ओके. चलिए आज यहाँ तक रखिए. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आई होप जो आगे इसको थोड़ा रिवीजन भी करते रहिए, तब जाके आपको ज्यादा इसका फायदा समझ में आएगा. भाई थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.